हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे जो क्लास 10 का जो साइंस है उसमें जो प्रक्रम जो है एनसीईआरटी आधारित जो प्रश्न है। ठीक प्यारे बच्चों, हमने उन सभी प्रश्नों को वन शॉट वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, एक मैराथन वीडियो है उसमें लेकर आए हैं। इसमें पूरे एनसीईआरटी के जो प्रक्रम जो चैप्टर है, पूरे एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग एनसीईआरटी बुक जो होती है आप लोगों के पास होगी। ठीक है, उस बुक को खोलिए और जय प्रक्रम जो पाठ है उस पाठ को खोलिए और उसमें से मिलाते हुए शुरू से जो आपका अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्न को छोड़िए। अभी जो शुरू से जो आप लोगों के लिए पेपर में आपका जो पोषण है, पोषण में देखिए कुछ क्वेश्चन जो बीच में आप लोगों के लिए बनाकर रखा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आप लोगों के लिए लेकर हमने आया है इस वीडियो में। उस क्वेश्चन को मिलाइए और समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला देखिए, हमारे जैसे बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर्याप्त है। ठीक है, क्यों विसरण जो है अपर्याप्त है, क्यों? ठीक है, देखिए हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण में सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो यह विसरण की जो प्रक्रिया है यह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। जो वहन तंत्र होता है उसी की सहायता से विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। यही चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कोई वस्तु सजीव है, उसी में आप लोग एनसीईआरटी से मिलाते हुए चलिएगा। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, मानिए कोई वस्तु जो है एक सजीव वस्तु है, उसका हम निर्धारण कैसे करेंगे और किस मापदंड का उपयोग करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, वह वस्तु गति कर रहा है या नहीं, वृद्धि कर रहा है या नहीं, श्वसन कर रहा है या नहीं। ठीक है, उत्तेज जो उसमें है उत्तेजनशीलता है या नहीं, पोषण कर रहा है या नहीं, इत्यादि। ऐसे हम इस मापदंड का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि हमारी वस्तु सजीव है या। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी सजीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जो कोई सजीव होता है वो किन किन कच्ची जो सामग्री होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। देखिए, किसी सजीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। देखिए पहला जो है खाद्य पदार्थ, कार्बन आधारित यह। ठीक प्यारे बच्चों, कार्बन आधारित यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त के लिए होता है। जो ऑक्सीजन होता है, खाद्य पदार्थ होता है, ऑक्सीजन होता है, जो श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला जो है। अगला जो कच्ची सामग्री है, जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए होता है। जो जल होता है वो भोजन का पाचन करेगा और शरीर के अंदर जो अन्य कार्य होते हैं उसको करने के लिए होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक प्यारे बच्चों, CO2 यह भी एक कच्ची सामग्री है। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जीवन के अनुरक्षण के लिए आप
किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानोगे। जो जीवन है उनके अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानोगे, उसी को इस प्रश्न में पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। जो हमारा जीवन होता है उनमें अनुरक्षण के लिए हमें पोषण भी करना पड़ेगा, शोषण भी करना पड़ेगा, परिवहन भी करना पड़ेगा, उत्सर्जन भी करना पड़ेगा और वृद्धि की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक प्यारे बच्चों, आइए अब देखिए, आपका जो खंड 6.2 हेडिंग दिया है उसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं, उस हेडिंग से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक प्यारे बच्चों, आइए उस प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न में क्या है। ठीक प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी खोले हुए अपने पास रखिए और मिलाते हुए चलिए। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है। देखिए, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्न अंतर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो स्वपोषी और विषमपोषी पोषण है उनमें निम्न अंतर हैं। देखिए, पहला जो है स्वयं पोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। देखिए इसमें क्या है। देखिए, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो यह पोषण होता है स्वयं पोषी पोषण जो होता है यह हरे पौधों में पाया जाता है क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए, विषमपोषी पोषण, इसमें जंतुओं को भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो विषमपोषी पोषण होता है उन्हें जब भोजन प्राप्त करना होता है तो वह किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे पौधों पर या अन्य किसी जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा अंतर है उसे हम देखेंगे। देखिए, भोजन स्वनिर्मित CO2 व जल की उपस्थिति में होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो भोजन होता है स्वयंपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो भोजन होता है विषमपोषी, वो भोजन जो होते हैं स्वयंपोषी पोषण से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। ठीक है, स्वयंपोषी पोषण में भोजन का पाचन नहीं होता है। जो स्वयंपोषी पोषण होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए, विषमपोषी पोषण में भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल एवं घुलनशील रूप में तोड़ने के लिए पाचन की क्रिया आवश्यक होती है। जो विषमपोषी पोषण होता है उसमें जटिल और जो भोजन होते हैं उसमें जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें, ठीक प्यारे बच्चों, उन्हें जटिल पदार्थों को सरल रूप में घुलनशील रूप में तोड़ने के लिए जो पाचन की क्रिया होती है वह आवश्यक होती है। ठीक है, वह आवश्यक होती है। आइए देखते हैं अगला अंतर क्या है इसमें। यह हरे पादपों, कुछ जीवाणु एवं प्रोटिस्ट जंतुओं में पाया जाता है। जो यह स्वपोषी पोषण जो होता है वह हरे पादप में भी होता है, जीवाणु एवं प्रोटिस्ट कुछ जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे इसका उदाहरण जो है पादप भी है, नील हरित। ठीक प्यारे बच्चों, नील हरित जीवाणु भी है, नील हरित शैवाल जीवाणु। ठीक है, आइए देखते हैं, यह कवकों और जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मानव सहित सभी जंतु। ठीक है प्यारे बच्चों, यह कवक और जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मानव सहित सभी जंतु। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। 6.2 जो हेडिंग है, 6.2 हेडिंग देखिए आप, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को एनसीईआरटी से मिलाते हुए चलिए। उस प्रश्न को हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक प्यारे बच्चों,
आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, उसी के अगले प्रश्न पर, ठीक है, मिलाते हुए चलिएगा आप लोग एनसीईआरटी से बिल्कुल। ये देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उनमें जो आवश्यक सामग्री जो होते हैं पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, वही इस प्रश्न में पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उनके स्रोत निम्न हैं। देखिए, पहला जो स्रोत है जल। पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। जो जल उन्हें जल की आवश्यकता जो होती है, जो पौधे होते हैं, पौधे जो भूमि में उनकी जड़ें होती है, पौधों की जो भूमि से मृदा होती है, मृदा से जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जल जो भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं, स्टोमेटा जो होता है, उनके द्वारा वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। जो हरे पत्ते होते हैं, पादप में हरे पत्ते होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में क्लोरोफिल मौजूद होता है, उससे हम क्लोरोफिल प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यही जो है जल, इसकी कच्ची सामग्री जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और यह कहाँ कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं, ये सभी जानकारी दिए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे आमाशय जो हमारा है, उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। हमारा आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल की क्या भूमिका है, वही पूछ रहा है। देखिए, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका हैं। देखिए, पहला भूमिका जो क्या है, आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका आमाशय रस की अम्लीयता बनाना है। जो आमाशय रस होता है, उसकी अम्लीयता को बनाए रखना है, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन का पाचन कर सकता है। जो हमारा आमाशय होता है, जो उसमें अम्लीयता जो रस होता है, ठीक प्यारे बच्चों, उसकी अम्लीयता को बनाए रखता है, ताकि जो प्रोटीन है उसका पाचन कर सके। ठीक प्यारे बच्चों, प्रोटीन का पाचन कर सके, सही ढंग से प्रोटीन का पाचन कर सके। आइए देखते हैं, अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि ये भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हम भोजन करते हैं, अम्ल का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उसे नष्ट कर देता है हमारे आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये चलते हैं अगला इसका मुख्य बिंदु है, उस पर देखिए। तीसरा मुख्य बिंदु क्या है, यह अधपची भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो अधपचा भोजन होता है, उसका किण्वन नहीं होने देता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। ठीक प्यारे बच्चों, पाचक एंजाइमों का क्या क्या कार्य हैं, उसे हम देखेंगे। ठीक है, पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जाएं। जो पाचक एंजाइम होता है, वह जो अघुलनशील जो जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं, उसे सरल रूप में जो है घुलनशील अणु में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि जो क्षुद्रांत जो हमारी होती है, उसकी सरलतापूर्वक से अवशोषित कर लिया जाए, उससे सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को।
ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, वही पूछ रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं। देखिए, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुलियों जैसी प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। जो जो क्षुद्रांत्र होता है उसके आंतरिक स्तर पर अंगुलियों जैसी जो प्रवर्ध होती हैं उसे हम दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, दीर्घ रोम कहते हैं। जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल जो होती है बढ़ा देती है, जो अवशोषण करने की उसकी क्षमता को बढ़ा देती है। ठीक है, दीर्घ रोम में ठीक है, दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतया होती है। जो दीर्घ रोम होता है उसमें रुधिर वाहिकाएं बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, होती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। जो भोजन को अवशोषित कर लेंगी, जो वाहिकाएं होती हैं वो भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं हम इसमें का जो खंड 6.2 का जो प्रश्न था वो पूरा हो गया। आइए देखते हैं हम खंड 6.3 का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो खंड 6.3 में हेडिंग जो दी है उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को हम देखेंगे। अब देखिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक प्यारे बच्चों, जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा जो होती है जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव के किस प्रकार लाभप्रद होता है, उसी को इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जलीय जीव होते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो जल में ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है उसका उपयोग करते हैं। जो जल की ऑक्सीजन जो होती है वह वायु की ऑक्सीजन से कम, वायु की ऑक्सीजन की मात्रा में तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षाकृत धीमी या ठीक प्यारे बच्चों द्रुत गति से होती है। धीमी या द्रुत गति से होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, इसी में एक और दिया है स्थलीय जीव। देखिए, फिर चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। देखिए, स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक संरचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है जो ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ इस प्रकार हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए यह जो है ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन के अणु होता है, 6 कार्बन का अणु होता है। देखिए, यह कोशिका द्रव्य में पायरुवेट जो होता है 3 वायु के अणु होते हैं प्लस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पायरुवेट जो होता है 3 वायु के अणु और ऊर्जा होते हैं पायरुवेट में। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया है इसको। देखिए, पायरुवेट जो होता है O2 की उपस्थिति में ईस्ट में इथेनॉल प्लस, ठीक प्यारे बच्चों, इथेनॉल प्लस CO2 ऊर्जा 2 कार्बन अणु होता है, जो होता है 2 कार्बन के अणु होता है। ठीक है, और देखिए पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के अभाव जो होता है, ऑक्सीजन की कमी में जो होती है
हमारी जो पेशियां होती हैं उसमें होता है, तो क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन युक्त जो अणु होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यह होता है CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन O2 का परिवहन मानव शरीर में फुफ्फुस कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में RBC होते हैं जो ऑक्सीजन होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परिवहन जो मानव शरीर के फुफ्फुस जो कोशिका होती हैं, कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में जो RBC होते हैं, जिनमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके जो संयुक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंचा ठीक है प्यारे बच्चों, पहुंचा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा, ठीक प्यारे बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा जल में अधिक विलेय, ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जल कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए ऊतकों से ठीक प्यारे बच्चों, ऊतकों से फुफ्फुस ऊतक परिवहन हमारे रुधिर प्लाज्मा में विलेय अवस्था में होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। ठीक है, देखिए गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। जो गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, मानव जो होता है फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है, इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इस प्रश्न को उत्तर। फुफ्फुस के अंदर मार्ग जो होता है, मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जो हमारा फुफ्फुस होता है उसमें जो मार्ग होता है छोटी और छोटी नलिकाओं में, मार्ग जो होता है छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी ठीक है बच्चों, गुब्बारे जैसी में अंतकृत हो जाती है, गुब्बारे जैसी में अंतकृत हो जाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। ठीक है बच्चों, जो कूपिका हमारी होती है वह एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। इस तरह हमारे फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारे फुफ्फुस गैस होते हैं, इसी तरह फुफ्फुस गैसों का विनिमय के लिए अत्यधिक क्षेत्रफल हमारी जो है फुफ्फुस बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए वहाँ तक जो हमारा 6.3 का है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो खंड 6.3 में हेडिंग दिया था, उस हेडिंग से जितने भी प्रश्न पूछे थे NCERT बुक में, उसको हमने बताया इस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं हम 6.4। अब इस हेडिंग में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो मानव का वहन तंत्र होता है उसके कौन कौन से घटक हैं और इन घटकों के कौन से क्या क्या कार्य हैं, उसे पूछा गया है इसमें। आइए देखते हैं। देखिए मानव में वहन तंत्र के घटक निम्न हैं, हृदय है, रुधिर वाहिकाएं हैं और रुधिर इनके कार्य। ठीक प्यारे बच्चों, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, और इसके कार्य क्या क्या है उसे पूछा है। देखिए पहला है हृदय, यह एक पंप की तरह कार्य करता है। जो हम मानव का हृदय है यह एक पंप की तरह कार्य करता है। देखिए रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं यह
तीन प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, रुधिराएं और कोशिकाएं। ठीक है, केशिका। धमनियाँ जो होती हैं, देखिए धमनियाँ किसे कहते हैं, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजनित युक्त रक्त को ले जाती हैं। जो हमारी धमनियाँ होती हैं, हृदय से जब हृदय पंप करता है हमारे रक्त को, तो उस ऑक्सीजनित रक्त जो होती हैं पूरे शरीर तक, पूरे अंग, शरीर के पूरे अंग तक जो है धमनियाँ ले जाती हैं शुद्ध रक्त को। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं शिराएं। शिराएं किसे कहते हैं, विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेट रक्त को शुद्धिकरण के लिए ले आती हैं। जो हमारी शिराएं होती हैं, विभिन्न अंग से जो है, जो हमारा रक्त होता है अशुद्ध होता है, उस अशुद्ध रक्त को हृदय तक शुद्धिकरण के लिए ले आती हैं। जो जिसमें आती हैं वही हमारी होती हैं शिराएं। कोशिकाएं जो होती हैं, देखिए धमनी छोटी छोटी, सॉरी बच्चों यहाँ पर कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं होगा, केशिकाएं होगा। देखिए धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, रुधिर एवं आसपास के केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। ठीक मेरा बच्चों, जो रुधिर होता है और उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, आसपास की यहाँ पर कोशिकाएं रहेगा, कोशिकाओं के मध्य जो है विनिमय होता है। ठीक है, इसी को हम केशिकाएं कहते हैं। देखिए आइए देखते हैं अगला, रुधिर। यह एक परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित है। ठीक है प्यारे बच्चों, रुधिर देखिए इसमें प्लाज्मा भोजन के अणु CO2, नाइट्रोजनी व्यर्थ लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करते हैं। जो प्लाज्मा हमारी होती है वो भोजन के अणु में जो कार्बन, नाइट्रोजनी व्यर्थ लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। आइए चलते हैं हम आगे, आइए देखते हैं हम RBC किसे कहते हैं। देखिए इसे हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। RBC जो होती है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए WBC संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। यह शरीर में आए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो WBC होता है वह संक्रमण से लड़ने में हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, और हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु आता है तो उससे हमारे रोगों की, ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की रक्षा करता है। रोगों को मारकर, रोगाणुओं को मारकर हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्लेटलेट्स। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनना मार्ग अवरुद्ध कर देती है। थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ठीक प्यारे बच्चों, जब हमें कभी चोट लगती है तो वहाँ से जब ब्लड आता है, ठीक प्यारे बच्चों, ब्लड जो होता है, ब्लड आता है तो वहाँ पर जो होती है प्लेटलेट्स जो होती हैं, वहाँ पर थक्का, रुधिर का थक्का बना देगी और उस मार्ग को अवरुद्ध कर देगी और उससे ब्लड आना बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, यही प्लेटलेट्स का कार्य होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्यों? ठीक है बच्चों, यह पूछा है। देखिए हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा हृदय जो हमारा होता है, ठीक है, ठीक है, यह इसका दायां और बायां जो भाग होता है, इस ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। ठीक है, तथा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जीवों को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक है। ठीक प्यारे बच्चों, जो पक्षी और स्तनधारी जीव होते हैं उनको अपने शरीर का जो तापक्रम होता है उसको बनाए रखने के लिए निरंतर इसकी आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक प्यारे बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो निरंतर
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आइए देखते हैं, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? ठीक प्यारे बच्चों, वहन तंत्र के घटक क्या हैं? देखिए, उच्च संगठित पादप में निम्नलिखित वहन तंत्र के घटक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, वहन तंत्र के जो मुख्य घटक होते हैं वह होते हैं जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। देखिए, हम देखेंगे जाइलम ऊतक किसे कहते हैं। देखिए, जाइलम ऊतक पादप के जड़ से खनिज लवण तथा ऊर्जा तथा जल इनके सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन बंडल, जन संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों को संबंध होता है, भागों से में संबंध होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो जाइलम होती है मानिए पौधा होता है। ठीक प्यारे बच्चों, पौधा होता है, जाइलम जो होती है वह मृदा से भोज खनिज पदार्थों को लेकर पादप की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसे हम जाइलम कहते हैं। ठीक है, जाइलम होती है। देखिए, फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। जो भोजन तथा अन्य पदार्थ जो होते हैं संवहन या यहाँ से ऊर्जा जब प्राप्त करती हैं, तो इनका जो पूरी जो होती हैं पत्तियों तक होता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो फ्लोएम का कार्य होता है कि यहाँ से ऊपर भी जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ तक भी इनको पहुँचाए। ठीक है, यहाँ वहाँ तक भी इनको पहुँचाए, यह भी उनका कार्य होता है। ठीक है, फ्लोएम का यह कार्य होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ठीक प्यारे बच्चों, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? देखिए, पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जो पादप होते हैं, पादपों में जल और खनिज लवण का जो वहन होता है जाइलम द्वारा होता है। देखिए क्या है आगे, पादपों की जड़ों की शाखाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को ही समाप्त करने के लिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और ठीक प्यारे बच्चों, और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यह दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो एक चूसक उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, जो जल को जड़ों से उपस्थित जाइलम द्वारा खींचता है, अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल स्थानांतरित होती है। ठीक प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन जल कर्षण स्थानांतरित होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, एक पादप जो होता है, ठीक है, पादप है, पादप की जो पत्तियां होती हैं, ठीक प्यारे बच्चों, पत्तियां होती हैं, यहाँ से जब जो जड़े से जल जो होता है जाइलम लेकर जाता है, जो यह दाब बनाती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ऊपर तक जो खनिज पदार्थ जो होते हैं उसे जाइलम द्वारा ले जाया जाता है पादपों तक। तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ से जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से जो जल होते हैं कुछ बाहर निकलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पादप में जो यहाँ से जो जाइलम होता है वह जो जितना जल खनिज पदार्थ होता है उसको ले जाने में सक्षम होता है। ठीक प्यारे बच्चों, सक्षम होता है। और यहाँ से देखिए, जब पादप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जल की जब हानि होती है तो वह एक चूसक जल की आवश्यकता उसे
आवश्यकता होने लगती है तो वह जो जल का एक जो बॉन्ड बनाता है, ठीक प्यारे बच्चों, बांध बनाता है, वह एक चूसक के रूप में पुनः अवशोषण के रूप में जो होती हैं पत्तियां अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है। वह जड़ और दोनों एक साथ जल को अवशोषित करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक प्यारे बच्चों। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं हम पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। जो पादप होते हैं उसमें उनमें भोजन का स्थानांतरण जो होता है वह कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम आगे। पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से, ठीक प्यारे बच्चों, विशेष रूप से जल के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा, ठीक प्यारे बच्चों, वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होती है, ठीक प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए वहाँ तक जो हमारा 6.4 था उसमें जो हेडिंग थी उस हेडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने एनसीईआरटी आधारित उस क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं 6.5 में जो हेडिंग है उस हेडिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो हेडिंग है, ब्रिकाडु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। संरचना देखिए उसका, ठीक है। देखिए मानव में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। ब्रिकाडु नेफ्रॉन की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कप के आकार का बोमन संपुट होता है, ठीक प्यारे बच्चों। जो नेफ्रॉन होता है उसमें कप के आकार का एक बोमन संपुट होता है, ठीक है। ये चलिए हम आगे देखते हैं। जिसमें कोशिका गुच्छ होते हैं, यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो एफरेंट कोशिकाओं द्वारा बना होता है। एफरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त को नेफ्रॉन तक लाती हैं। कप के आकार का एक बोमन संपुट वृक्काणु के नलिकाकार भाग का निर्माण करती है जो संग्राहक वाहिनी से जुड़ा होता है, ठीक प्यारे बच्चों, जो संग्राहक वाहिनी से जुड़ा होता है। ये देखते हैं हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। देखिए एक वृक्क की जो संरचना होती है, ठीक है, संरचना जो है बढ़िया से नहीं बन पाएगा अब, लेकिन आप लोगों को हम समझा देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ से एक वृक्क की संरचना जो होती है, ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, वृक्क की जो संरचना होती है, आइए हम उस संरचना को बनाएंगे। यहाँ से जुड़ी होती है संग्राहक नलिका, ठीक है, संग्राहक नलिका से जुड़ जाती है, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से जो होती है अशुद्ध रक्त जो होती है, ठीक प्यारे बच्चों, अशुद्ध रक्त, देखिए यहाँ से एक धमनी जो आती है, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एक गुच्छा बना लेती है, ठीक है, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। यहाँ से जो होती है एक धमनी आती है और इसमें गुच्छा बना लेती है जिसमें अधिक दाब और, ठीक प्यारे बच्चों, अधिक दाब पड़ने पर जो होता है यहाँ से जो यहाँ से जो प्लाज्मा पदार्थ होते हैं इसमें से बोमन संपुट में चले जाते हैं और संग्राहक नलिका से होते मूत्र का निर्माण मूत्र वाहिनी में से, ठीक, संग्राहक वाहिनी से जुड़ जाती है, ठीक है, जुड़ा होता है, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में। देखिए यह चित्र है, आप लोग किताब से बना लीजिएगा, ठीक है। चित्र बनाना हो तो आप लोग किताब से बना लीजिएगा।
नहीं तो हमने अपने एक वीडियो में जो है, ठीक प्यारे बच्चों, उत्सर्जन का जो जय प्रक्रम से संबंधित जो हमने वीडियो एक बनाया है उत्सर्जन, उसमें जो है इसको नेफ्रॉन को बढ़िया तरीके से समझाए हैं, ठीक प्यारे बच्चों, उसकी चित्र सहित व्याख्या किए हैं। ठीक है, अब जाकर उसको देख लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आइए हम देखेंगे नेफ्रॉन की क्रियाविधि। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, वृक्क धमनी ऑक्सीजनित रुधिर लाती है जिसमें नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं। मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर कुंडलित में चली जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर कुंडलित में चली जाती है के आकार में कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंचता है। मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाती हैं जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद मूत्र संग्रहण वाहिका में एकत्रित हो जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? यही चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए उसी का जो विकटाणु क्रियाविधि है उसी में देखिए। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए, तथा मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जहां से मूत्राशय में चली जाती हैं। अतः प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते हैं? जो पादप होते हैं वह उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करते हैं? देखिए पहला, देखिए, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। देखिए पहला है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादक के रूप में, ठीक प्यारे बच्चों, उत्पादक के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। ठीक है, रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम आगे। पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। जो पौधे होते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, उनमें अतिरिक्त जब ज्यादा जल हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वह जल से भी छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए तीसरा है, पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं जिनमें अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो पौधा होता है उनमें जो पत्तियां होती हैं वो आप लोग देखे होंगे कि पत्तियां जो होती हैं पीली हो जाती हैं और उनसे अलग हो जाती हैं। उस जो पत्तियां पीली होती हैं उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे भी वह अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित कर देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला। देखिए, पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, संचित रहते हैं। ये देखते हैं आगे। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जो पादप होते हैं कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं अपने आसपास की मृदा में भी उन्हें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। जो कुछ पादप होते हैं कि वो अपना अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं कोशिका जो होती है, कोशिका के रिक्त जो उन कोशिका में जो रिक्त स्थान होता है उसमें संचित करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए, जल की मात्रा पुनर्वशोषण श्वसन में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है
पर निर्भर करती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो जल की मात्रा होती है वह जल कितना उत्सर्जित करना है और कितना अतिरिक्त जल है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। देखिए, जैसे गर्मी के दिनों में शरीर में अत्यधिक पसीने के कारण जल एवं लवण निष्कासित होते हैं, इसलिए वृक्क के द्वारा छने हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती हैं। अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनरावशोषण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो जल और लवण होते हैं वह पुनरावशोषण द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिए, अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रण रक्त में ऑस्मेटिक संतुलन को भी बनाए रखता है। जो हमारे रक्त में एक ऑस्मेटिक संतुलन होता है वो मूत्र नियंत्रण को भी बनाए रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। यहाँ तक जो हमारा था, ठीक प्यारे बच्चों, जो हेडिंग बाय हेडिंग में जितने क्वेश्चन पूछे थे उन सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अभ्यास प्रश्न के। ठीक प्यारे बच्चों, अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास जो एनसीईआरटी बुक है जैव प्रक्रम का अभ्यास जो है, उसमें आप लोग जो कॉपी है एनसीईआरटी बुक है उसके लास्ट में देखिए, इस चैप्टर के लास्ट में अभ्यास आधारित, ठीक प्यारे बच्चों, आधारित प्रश्न, एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों को देखेंगे आप। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्न जैव प्रक्रम 6 क्लास 10। ठीक प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम हमारा जो अध्याय 6 है उसी में है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक प्यारे बच्चों, जो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहला है उसमें दिया है मनुष्य का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक प्यारे बच्चों, उत्सर्जन से संबंधित है। देखिए दूसरा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करने में। तो हमारा जो सही हो जाएगा जल का वहन करने में। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। जो स्वपोषी पोषण होता है उनके लिए आवश्यक क्या क्या है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सहित। इसमें हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ये तीनों जो चीजें हैं वह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। देखिए पायरुवेट के विखंडन में, ठीक है प्यारे बच्चों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। जो पायरुवेट होता है विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है प्यारे बच्चों, जल तथा ऊर्जा देती है, तो यह क्रिया किस जीव में या किस में होती है? तो ये पूछा है, तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो देखिए होगा, पहला दिया है वसा का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो वसा का पाचन जो होता है हमारी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो क्षुद्रांत होती है उसमें वसा जो होती है गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे, आइए देखते हैं तीसरा, लीवर द्वारा स्रावित पीत लवण ठीक प्यारे बच्चों, लीवर द्वारा जो स्रावित पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। जो यह क्रिया बढ़ जाती है, यह क्रिया जो होती है इमल्सित क्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया।
आइए चलिए देखते हैं हम आगे अगला बिंदु। पीतरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। जो हमारा पीतरस होता है वह अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से जो स्रावित लाइपेज एंजाइम होता है वह क्रियाशील हो सके। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को। आइए देखते हैं हम आगे। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला। पाचित वसा अंत में आत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो पच जाता है, जो वसा पच जाती है, उस वसा को अंत में आत जो हमारी होती है उस वह अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, निगलने में आसानी होती है। देखिए लार में एंजाइम पाया जाता है जो मंड स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को। देखिए आगे, इसमें मौजूद लाइपेज हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। लाइपेज जो होता है, लार में मौजूद एक लाइपेज एंजाइम होती है, जीवाणु को नष्ट कर देता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ये चलते हैं हम आगे। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी और उनके उत्पोत्पाद क्या हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उनके उत्पोत्पाद क्या हैं, आइए देखते हैं हम। हरे पौधे सुपोषी कहलाते हैं। जो हरे पौधे हैं सुपोषी कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो होती हैं निम्नलिखित होती हैं। देखिए पहला परिस्थिति है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, पौधे जड़ें द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर CO2 जो है, कार्बन CO2 जो है 6 है। यहाँ पर जो जल है वह 12, जल के 12 अणु का CO2 के 6 अणु। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज जो बना है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी बना है और जल भी बना है। ठीक प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। अतः देखिए यहाँ पर देखिए, अतः कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज व ऑक्सीजन तथा जल उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। यह एक रासायनिक समीकरण भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। कुछ जीवों के नाम लिखिए उनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, देखिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो वायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और जो अवायवीय श्वसन है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए दूसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक प्यारे बच्चों, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है उसका पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय में इसका पूर्ण विखंडन नहीं होता है। सॉरी बच्चों, आइए देखते हैं अगला। देखिए वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। वायवीय जब श्वसन होता है तो उनमें जो अंतिम उत्पाद जो बनता है उनका कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा एथेनॉल
C2H5 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें 3 बनते हैं, इसमें 2 उत्पाद बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे, इनमें देखिए इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो 38 ATP होते हैं। 38 जो ऊर्जा होती है 38 ATP होती है। ठीक है, और देखिए इसमें अवायवीय शोषण में इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो 2 ATP के अणु होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, 2 ATP के अणु होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। देखिए यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज्यादातर पौधों तथा जंतुओं में, मानव, हिरण, पक्षी आदि में। ठीक है, और यह देखिए अवायवीय जो शोषण है यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ईस्ट, फीताकृमि इत्यादि। और जो वायवीय शोषण है यह उच्च जीवधारियों में पाया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे पौधे तथा जंतुओं, मानव, हिरण, पक्षी में। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए अगला क्या है, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। जो वायवीय शोषण जो होता है हमारा, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो वायवीय शोषण होता है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यह देखिए यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानव के, ठीक प्यारे बच्चों, मानव में पाया जाता है। ठीक है, प्यारे बच्चों आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, आइए देखते हैं, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। ठीक प्यारे बच्चों, कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। देखिए कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर, ठीक प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो कोशिका जाल होती है वह वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर तक सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तथा रुधिर में विलेय CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक है, प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होता है। ठीक प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होता है। देखिए हम जानते हैं कि श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च वरीयता रखता है। इसलिए, ठीक प्यारे बच्चों, इसलिए इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। जो हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे अगली प्रश्न पर। आइए देखते हैं, मनुष्य में द्वारा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। देखिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को द्वारा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर जो 2 बार हृदय में जाती है, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए अधिक ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का तापमान बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। ठीक प्यारे बच्चों, यह परिसंचरण लाभदायक होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन के क्या अंतर हैं वह देखेंगे। देखिए जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। ठीक है, आइए देखते हैं हम जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन
देखेंगे। देखिए, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरमुखी दिशा में समन्वित होते हैं। जो जाइलम होता है, जो जल और खनिज लवण होते हैं केवल ऊपरमुखी दिशा में, ऊपर की ओर जड़ से पत्तियों की तरफ होते हैं। ठीक है। इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दिशा में भी होता है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पर पादप है, यहाँ से जो जल खनिज लवण होंगे यहाँ से ऊपर भी जाएंगे और इनसे जो नीचे भी होते हैं नीचे भी आएंगे, और इससे भी इधर भी जो आगे तक डाढ़ें होंगी वहाँ पर भी जाएंगे। ठीक है, इसका यह कहने का मतलब है। आइए देखते हैं, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। ठीक है, इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, इसमें फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी कोशिकाओं द्वारा संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फुफ्फुस में कोशिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, कोशिका वृक्काणु नेफ्रॉन। देखिए, यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह देखिए, वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए, कोशिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है और वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। जो वृक्काणु होते हैं वह रक्त का आदान प्रदान करते हैं और कोशिका जो होती हैं वायु का आदान प्रदान करती हैं। ये देखते हैं आगे, यह रक्त में CO2 पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। जो कोशिका होती हैं यह रक्त में जो CO2 की मात्रा होती है उसे पृथक करता है और शरीर से बाहर निकालता है। इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल वृक्काणु में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो रुधिर में हमारे नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, यूरिया या यूरिक अम्ल होते हैं, उसे वृक्काणु की सहायता से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए, कोशिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो कोशिका होती हैं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। देखिए, और अगला, कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। ठीक प्यारे बच्चों, अधिक क्षेत्रफल सतही प्रदान करता है। कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जो कोशिका की भित्ति होती है उसमें रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। ठीक है, ये देखते हैं, इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जो नलिका के रूप में कप के आकार में सिरे से अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारा जो होता है अभ्यास प्रश्न जो होता है 13 जो उनमें कुल क्वेश्चन 13 थे, यहाँ तक होता है समाप्त। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक प्यारे बच्चों, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।